जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य कला को देखा था। अब हम मौर्योत्तर कला के बारे में देखेंगे। ठीक है। मौर्योत्तर कला दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसमें उत्तर में शुंग, कंड, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिण और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य में शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव देखा। साथ ही इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, ये मौर्योत्तर कला है। ठीक है, स्थापत्य कला देख लेते हैं। देखिए, मौर्योत्तर कला के अंतर्गत स्थापत्य कला चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। तो इस टाइम में, इस पीरियड में क्या था, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी। तो मौर्य काल की भांति ही चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल में भी जारी रहा, जो मौर्य काल में भी हमने देखा था। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भी वही चीज जारी रही, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाएं दो प्रकार की थी, अर्थात चैत्य और बिहार। जब हमने मौर्य काल की गुफा के बारे में पढ़ा तो हमने सिर्फ बिहार पढ़ा था। ठीक है, जो कि निवास स्थान था, रहने थे, जो उसमें बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे। लेकिन अब इसमें चैत्य भी था। जो मौर्योत्तर काल में था वो चैत्य और बिहार दोनों को देखा गया। बिहार, चैत्य में क्या था, पूजा स्थल थे, और बिहार क्या, निवास स्थान था। ठीक है, ये बिहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। जो बिहार वो है, ठीक है, वो बिहार क्या थे, बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। 2014 आई थिंक 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि चैत्य किसके लिए यूज होता था, बिहार किसके लिए यूज होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे, राइट, और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। चैत्य कक्षों का विकास इस अवधि के दौरान हुआ। तो जो चैत्य था वो मौर्योत्तर काल में इसका विकास हुआ था, और जो बिहार था वो हम मौर्य काल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी। चैत्य मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष होते थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। तो जो चैत्य थे वो क्या थे, प्रार्थना कक्ष के रूप में प्रयोग होते थे, और बिहार क्या था, निवास स्थान था। इन गुफाओं में खुले प्रांगण और बारिश से बचने के लिए पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थीं। इन्हें मानव और पशु आकृतियों से अलंकृत किया गया था। तो दीवारों को मानव और पशु आकृतियों से अलंकृत किया गया था, सजाया गया था। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले का चैत्य। ठीक है, तो कार्ले का जो चैत्य है, ठीक है, जहाँ पूजा स्थल, चैत्य को पूजा स्थल के रूप में डिनोट किया गया है। ठीक है, पूजा स्थल, पूजा होती थी। तो जो महाराष्ट्र में, अब कार्ले कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो उदाहरण के लिए क्या है, महाराष्ट्र स्थित कार्ले का चैत्य। अजंता की गुफाएं हैं जिसमें 29 गुफाएं, ठीक है, जिसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 बिहार है और 4 चैत्य हैं। ठीक है, 25 बिहार यानी निवास स्थान और 4 पूजा के स्थल है। तो टोटल 29 गुफाएं अजंता की गुफाएं में यहाँ पे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का चार्ली चैत्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, उदयगिरी या खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा। ठीक है, खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा। वर्तमान भुवनेश्वर के निकट प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल के अधीन इन्हें बनाया गया था। इस गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। संभवतः जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरी में 18 हैं और उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। तो वर्तमान भुवनेश्वर के निकट है, प्रथम शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल के अधीन बनाया गया था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, राजा खारवेल के अधीन इनको बनाया गया था। ठीक है जी। तो इस गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। गॉट इट, ध्यान रहेगा, वर्तमान भुवनेश्वर के निकट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका उदयगिरी की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें ब्रह्म लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। यह अभिलेख जैन नमोकर मंत्र के साथ आरंभ होता है। राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश इस अभिलेख से पड़ता है। तो राजा खारवेल द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे, तो इस अभिलेख से पर इसका प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी में 2 मंजिला रानी गुम्फा 2 मंजिला गुफा है।
उदयगिरी में 2 मंजिला रानी गुफा, 2 मंजिला गुफा है, इसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। ठीक है जी, तो उदयगिरी की गुफा हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्तूप देख लेते हैं। देखिए मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते थे। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, प्रस्तर का प्रयोग किया जाता, प्रस्तर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। प्रस्तर मतलब पत्थर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। शुंग राजवंश ने स्तूपों के सफलता पूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण प्रारंभ किया। तो तोरण का जो निर्माण प्रारंभ होता है शुंग राजवंश के द्वारा होता है। शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरता मतलब सुंदर उनका अलंकृत प्रवेश द्वार का उन्होंने निर्माण किया, तोरण का निर्माण प्रारंभ किया। ये गलत लिखा, सुंदरता पूर्वक नहीं, सफलता पूर्वक बोल सकते हैं, सफल सुंदर अलंकृत प्रवेश द्वार का, ये देखिए सुंदर अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण प्रारंभ किया। तोरणों को जटिल आकृतियां और पैटर्नों के साथ उत्कीर्ण किया गया था जो कि हेलेनिस्टिक प्रभाव के साथ हैं। ठीक है, जो कि देखिए जो तोरण था, ठीक है, तोरण का निर्माण आरंभ किया गया था। तो उसका उदाहरण क्या है, मध्य प्रदेश में भरहुत का स्तूप है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भरहुत का स्तूप कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है, जिला सतना। सांची के स्तूप का तोरण आदि, तो ये कुछ स्तूप हैं जिनके तोरण बताए गए हैं। सांची के स्तूप का तोरण और मध्य प्रदेश के भरहुत जो स्तूप है उसका तोरण देखा जा सकता है, जो कि क्या है, अलंकृत प्रवेश द्वार है। ठीक है, उसमें कलाकृति अच्छी अलंकृत है, वो प्रवेश द्वार के रूप में तोरण का निर्माण प्रारंभ किया गया था शुंग राजवंश के द्वारा। ठीक है, गॉट इट, ध्यान रहेगा। और देखा था लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो जो मौर्योत्तर काल है उसमें स्तूप में क्या विशेषता देखी जाती है, वहां पे तोरणों का निर्माण प्रारंभ किया गया, ध्यान रहेगा, मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्तूप, ठीक है, सेम वही है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्तिकला। इस अवधि में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियां अर्थात गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, ठीक है, मतलब शैली। तो इस अवधि में जो मौर्योत्तर काल के हम पढ़ रहे हैं, इस अवधि में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियां का निर्माण हुआ था, मतलब गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ठीक है, का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो गंधार शैली देख लेते हैं पहले। आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गंधार कला शैली का विकास हुआ। तो आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्सा जो है वहां गंधार कला शैली का विकास हुआ। यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं ले आए, जिससे इस क्षेत्र में स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गंधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में जाना जाता है। तो गंधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाने जाना लगा। गंधार शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ, जहां आरंभिक शैली को नीले, धूसर, बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता था। जहां आरंभिक शैली को नीले, धूसर, बलुआ पत्थर के प्रयोग के लिए जाना जाता था, वहीं उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं और अपोलो की मूर्ति से मिलती जुलती हैं। जैसे हमने मूर्तिकला को, हमने गंधार कला को पढ़ा, मूर्तिकला में हमने अभी गंधार कला को पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आरंभिक शैली नीले, धूसर, बलुआ पत्थर के प्रयोग से स्टार्ट हुई और उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास 1ली और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय की सभी 3 धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित थीं। जो मौर्य काल की यक्ष मूर्ति पड़ी थी, ठीक है, हम लोगों ने, तो उसी के आधार पर ये मूर्तियां थीं। मथुरा शैली में मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग देखा जाता है। हिंदू देवताओं को आयुध
यानी हथियार उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसी प्रकार बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभाव मंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है और ज्यामितीय पैटर्न से अलंकृत है। बुद्ध को दो बोधिसत्वों कमल पकड़े पद्मपणि और ब्रजपणि से घिरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मथुरा शैली में इस तरह से दिखाया गया है बुद्ध को, ठीक है, और शिव को इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है जी, और हिंदू देवताओं को हथियार उपकरण के प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया गया है मथुरा शैली में। मथुरा शैली का कहाँ पे मिलता है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट शैली देख लेते हैं अमरावती शैली। भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। तो अमरावती शैली का विकास कब हुआ? सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, जहां अन्य दो शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया, वहीं अमरावती शैलियों ने गतिशील आकृतियों या कथात्मक कला के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। तो इन मूर्तियों में क्या मिलता है? त्रिभंग आसन मिलता है। ठीक है, तो अमरावती शैली का जो विकास हुआ था वो कृष्णा नदी के किनारे सातवाहन शासक थे उनके संरक्षण में हुआ था, दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, ध्यान रहेगा। ठीक है, देखिए गांधार, मथुरा और अमरावती जो शैलियां हैं उनके बीच अंतर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आधार बाहरी प्रभाव। देखिए गांधार शैली में क्या था? यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का व्यापक प्रभाव, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा शैली, यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई और ब्रह्म संस्कृतियों के प्रभावित नहीं थी। ठीक है, ब्रह्म संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। ठीक है, बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। ये शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी, मथुरा शैली। अमरावती शैली, ये शैली भी स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी और बाहरी संस्कृतियों पर प्रभावित नहीं थी। ठीक है, मथुरा शैली, अमरावती जो शैली थी वो स्वदेशी थी, बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। और गांधार शैली जो थी यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का व्यापक प्रभाव इसमें मिलता है, यूनानी का मिलता है। ठीक है, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में जाना जाता है। तो समझ में आया गांधार शैली का जो आधार क्या था, मथुरा शैली का क्या था, अमरावती शैली का क्या था। ठीक है, और सामग्री की बात करें तो प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो गांधार शैली में क्या था? नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, मथुरा शैली की मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाई जाती थी। तो मथुरा शैली में क्या थी? मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी और अमरावती शैली में मूर्तियां सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाई गई थी। धार्मिक प्रभाव धार्मिक प्रभाव में ग्रीको रोमन देवताओं से प्रभावित एवं मुख्य रूप से बौद्ध चिन्ह कला। ठीक है, और मथुरा शैली में जो प्रभाव था धार्मिक, उस समय के तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इसमें क्या था? रोमन देवताओं से प्रभावित थी, क्योंकि ये जो धार्मिक प्रभाव गांधार शैली में क्या मिलता है? रोमन का प्रभाव मिलता है, रोमन जो देवता थे। ठीक है, और अमरावती शैली में बौद्ध प्रभाव देखने को मिलता है मुख्य रूप से, और लेकिन मथुरा शैली थी इसमें क्या है? तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और अंतर देख लेते हैं। संरक्षण, देखिए जो गांधार शैली थी उसको कुषाण शासकों का संरक्षण था। मथुरा में जो शैली थी उसका भी कुषाण शासकों का संरक्षण था, लेकिन आपकी अमरावती शैली में सातवाहन शासकों का संरक्षण मिला था। विकास क्षेत्र, जो गांधार शैली थी उसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत आधुनिक कंधार क्षेत्र विकसित हुई थी, और मथुरा शैली मथुरा, सूंध और, ठीक है, ये सोंख है, सोंख और कंकाली टीला में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो आपकी अमरावती शैली थी वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती, नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। तो एरिया समझ में आया। ठीक है, और बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं देखिए क्या है। लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। आंखें आदि बंद हैं जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो। सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है। ये बुद्ध की सर्वज्ञता को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका गांधार शैली में क्या है? शिव जो मतलब बुद्ध हैं वो किस आकृति में बैठे हैं, उनके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, वो सब हमने देख लिया। यहाँ पे मथुरा शैली में क्या है? बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए हैं, शरीर हष्ट पुष्ट है, चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं पदासन में बैठे हैं, उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या
जटा दिखाई गई है। ठीक है, तो बुद्ध को कैसे दिखाया गया है मथुरा शैली वो देख लिया, अमरावती शैली में देख लेते हैं। चूंकि मूर्तियां समानता कथात्मक कला का अंग है, अतः बुद्ध को व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिखाया दिया है। मूर्तियां समानता बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं, अर्थात मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध को के पिछले जीवन को बताती हैं। जातक कथाओं को दर्शाती हैं, मतलब मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जीवन को दर्शाती हैं आपकी अमरावती शैली में। ध्यान रहेगा क्या क्या अंतर है, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध की मूर्ति की विशेषता विशेष ध्यान रखिएगा और संरक्षण भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये है आपकी गंधार शैली, गंधार कला शैली, ये आपकी मथुरा कला शैली है और ये अमरावती शैली है। ठीक है, तीनों का इमेज। ठीक है, यूनानी कला और रोमन कला देख लेते हैं। देखिए अन्य और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर है तथा गंधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण है। यूनानियों की आदर्शवादी शैली भगवान और अन्य मनुष्यों के यथार्थ चित्रण पर, ठीक है, मनुष्यों के पेशीय चित्रण पर, ठीक है, ये पेशीय चित्रण है, पेशीय चित्रण पर बल और सौंदर्य दर्शाते हुए दिखाई देती है। महत्वपूर्ण है कि संगमरमर का उपयोग करके यूनानी पार्थेनन की कई यूनानी पौराणिक आकृतियों की मूर्तियां बनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर रोमनवासी कला का उपयोग अलंकरण और सजावट के लिए करते थे। वहीं दूसरी ओर रोमनवासी कला का उपयोग अलंकरण और सजावट के लिए करते थे, जो यूनानी आदर्शवाद की प्रकृति के विपरीत है। रोमन कला यथार्थवाद को प्रदर्शित करती है तथा वास्तविक लोगों और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करती है। रोमनवासी अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का उपयोग करते थे। रोमनवासी भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, रोमन यूनानी और रोमन का देख लेते हैं चित्र यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध और रोमन चित्रांकन दर्शा रहा है। ठीक है, यूनानी रोमन शैली में बुद्ध और रोमन चित्रांकन समानताएं दर्शा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं इमेज भी। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, हमने मौर्योत्तर को यहाँ पे समाप्त किया, मौर्योत्तर कला को समाप्त किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुप्त कला के से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे पढ़े हमने वो सभी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रहेंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।